हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि फ्लूइड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन सी डिवाइस होती है, उनकी वर्किंग क्या होती है। तो फ्लूइड सिस्टम सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनेशन क्या फ्लूइड सिस्टम की। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। तो फ्लूइड सिस्टम इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन फ्लूइड टू अदर फ्लूइड। यानी क्या होता है, फ्लूइड सिस्टम इज डिफाइंड एज द डिवाइस इन विच पावर इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड और फ्लूइड में भी लिक्विड और गैस अंडर प्रेशर। यानी कि फ्लूइड सिस्टम में क्या करते हैं हम, फ्लूइड की हेल्प से, यानी कि वो फ्लूइड तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है, उसके हेल्प से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ। और तुम्हारा इस जितने भी इनमें डिवाइस यूज़ करेंगे, फ्लूइड सिस्टम कई सारी डिवाइस होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक रैम्प हो गया, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर हो गया, हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर हो गया, एयर व्हील पंप हो गया, गियर व्हील पंप हो गया, एयर लिफ्ट पंप हो गया। तो जितनी भी डिवाइस होती है उसमें मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो होती हैं उसमें जो फ्लूइड हमारा रहता है स्टैटिक कंडीशन में रहता है। यानी कि हम फ्लूइड काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स की। फ्लूइड डायनेमिक्स में नहीं होगा, मोशन में नहीं होगा। फ्लूइड क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा इस डिवाइस के अंदर। तो फ्लूइड सिस्टम की डिफिनेशन क्या होगी, फ्लूइड सिस्टम इज डिफाइंड एज द डिवाइस इन विच पावर इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में भी लिक्विड और गैस अंडर प्रेशर। तो मोस्ट ऑफ दिस डिवाइसेज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। यानी कि जो फ्लूइड स्टैटिक्स में कौन कौन से फोर्स लगते हैं, जब हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स में होता है तो विस्कस फोर्सेस 0 होते हैं, डायनामिक फोर्स होते हैं। तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, जब प्रेशर फोर्स केवल लगेगा। तो इसमें कौन कौन सी डिवाइस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहली डिवाइस तुम्हारी आती है हाइड्रोलिक प्रेस, फिर हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रैन, द हाइड्रोलिक कपलिंग, हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर, गियर व्हील पंप, एयर लिफ्ट पंप। तो टोटल 10 डिवाइस है। और हम लोग के सिलेबस में जो है 3 डिवाइस हैं। पहला सिलेबस में क्या, हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ना है हम लोगों को, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। यानी कि 3 डिवाइस है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। 3 डिवाइस है जिनमें जिनका यूज़ हमको पढ़ना है, हम लोग सिलेबस में इतना है। तो पहली डिवाइस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक प्रेस है। तो देखो हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, ये तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है, ये तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है देख रहे हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा डायग्राम है हाइड्रोलिक प्रेस का। तो हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेस ये डिवाइस विच यूज फॉर लिफ्टिंग द हैवी वेट्स बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली स्मॉलर फोर्सेस। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैम यहाँ लगा हुआ है एंड प्लंजर बाई अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स। यानी स्मॉलर मैग्नीट्यूड को फोर्स लगा के हैवी वेट को हम लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब हम गाड़ी को क्लीन करते हैं, गाड़ी क्लीनिंग के लिए ले जाते हैं हम, वाटर क्लीनिंग जहाँ होती है गाड़ी की साफ़ सफाई के लिए या सर्विसिंग के लिए, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 व्हीलर को हम लोग लिफ्ट करते हैं। वहाँ पे 4 व्हीलर हमारा लिफ्ट हो जाता है, 4 व्हीलर हमारा लिफ्ट हो जाता है। तो वहाँ इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक प्रेस में। तो हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द हैवी वेट्स बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली स्मॉलर एफर्ट और स्मॉलर फोर्सेस। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक स्टैटिक लॉ, पास्कल लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। यानी कि जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है वो पास्कल लॉ पे वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पास्कल लॉ। और पास्कल लॉ हम लोगों ने देखा था शुरू में ही, बिगिनिंग में यूनिट 1 यूनिट 3 के, कि पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड है, पास्कल लॉ कहता है अगर कोई कंटेनर में कोई स्टैटिक फ्लूइड है हमारा, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब ये वो फ्लूइड हमारा रेस्ट पे रखा है, मोशन में नहीं है। और उस पर कौन कौन से फोर्सेस उस समय लगेंगे, केवल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, यानी कि प्रेशर इक्वल रो जी एच लगेगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स केवल लगेगा जब फ्लूइड स्टैटिक्स में होगा, कोई विस्कस फोर्सेज नहीं लगेंगे क्योंकि हमारा फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, तो विस्कस फोर्स 0 होगा। ठीक। तो पास्कल लॉ कहता है कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में रखा है किसी कंटेनर में या कहीं भी, तो अगर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें इस फ्लूइड में, मान लो पॉइंट 1 ये सेलेक्ट किए, सही सुना रहे, मान लो तुम्हारा कोई फ्लूइड है, दिस इज केप्ट इन ए कंटेनर, फ्लूइड रखा। तो हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें। मान लो हम 1 पॉइंट सेलेक्ट किए इस फ्लूइड के अंदर और एक 2 पॉइंट सेलेक्ट किए। तो हम अगर पॉइंट 1 पे देखेंगे तो पॉइंट 1 के चारों तरफ हर डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन प्रेशर विल बी सेम। इन एवरी डायरेक्शन क्या होगा, प्रेशर जो होगा सेम होगा। इसी तरह अगर हम पॉइंट 2 पे देखें तो पॉइंट 2 पे फ्लूइड का जो प्रेशर होगा ईच एंड एवरी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। यानी कि सही डायग्राम बनाएं इसको। ये हमारा सरफेस है, वाटर का सरफेस है, इस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, क्योंकि
दिस कंटेनर इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, अब देखो हम क्या करें, कोई पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, पॉइंट 1 यहाँ सेलेक्ट किए मान लो, और ये पॉइंट 2 था तुम्हारा। तो अगर पॉइंट 1 ना और पॉइंट 2 को हम देखें तो इस पॉइंट 1 पे जो प्रेशर होगा हर डायरेक्शन में फ्लूइड का वो सेम होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, 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 इस डायरेक्शन में। इसी तरह पॉइंट 2 पे हम सेलेक्ट करें कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस, यानी कि हर डायरेक्शन में हम देख रहे हैं अगर प्रेशर P1 है इस पॉइंट 1 P1 पे, तो हर डायरेक्शन में P1 होगा। और इसी तरह इस पॉइंट 2 पे अगर P2 प्रेशर है तो हर डायरेक्शन में जो P2 का मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, प्रेशर क्या होगा P2 सेम होगा हर डायरेक्शन में। मगर हमारा स्टैटिक्स लॉ क्या है, वो पास्कल लॉ कहता है कि इन ए स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि अगर हमारा फ्लूइड स्टैटिक है उस फ्लूइड पे हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें, वो सेलेक्ट करने के बाद से उसके चारों तरफ या हर डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू देखेंगे तो सेम पाएंगे। किसी भी पॉइंट पे स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर होगा हर डायरेक्शन में सेम होगा। तो हम कह सकते हैं जो प्रेशर होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगा। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंड कर नहीं रहा, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर की वैल्यू, इसलिए प्रेशर जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये पास्कल लॉ की स्टेटमेंट से हमको पता चल गया। अब पास्कल लॉ इसका ये भी कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेशर P1 पे है, यानी कि जो सिलेक्ट किया पॉइंट हम 1, उस पॉइंट 1 पे प्रेशर की वैल्यू कितनी थी P1 थी, और पॉइंट 2 पे जो थी प्रेशर की वैल्यू P2 थी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो P1 जो होगा वो P2 के बराबर होगा, डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि प्रेशर P1 इन नॉट बी सेम, जो प्रेशर पॉइंट 1 एट जो हम सेलेक्ट किए 1 पॉइंट, उस पॉइंट प्रेशर P1 है और दूसरे पॉइंट 2 पे क्या P2 प्रेशर है, तो ये P1 P2 इक्वल हो भी सकता है और ना भी नहीं हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेशर होगा थ्रू आउट द कंटेनर सेम होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि हम सेलेक्ट कर लिए कोई पॉइंट, कोई कंटेनर फिल किया हुआ वाटर है, तो ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द फ्लूइड प्रेशर सेम होगा। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम पॉइंट 1 सेलेक्ट किए हैं तो इसमें क्या प्रेशर मान लो P है और दूसरा पॉइंट हम सेलेक्ट किए हैं जो सेकंड पॉइंट P2 है मान लो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी हर डायरेक्शन में प्रेशर का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम ही होगा। किसी गिवन पॉइंट पे वो प्रेशर का मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में सेम होगा, मगर प्रेशर ये पास्कल लॉ ये नहीं कहता कि थ्रू आउट द कंटेनर, थ्रू आउट द फ्लूइड हमारा प्रेशर सेम होगा। ठीक, ये हमारा पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है। यानी कि पास्कल लॉ सिंपल कहता है कि इन ए स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, अभी इसमें पास्कल लॉ का थोड़ा और समझ लें, और इसका कन्वर्स स्टेटमेंट देखें। पास्कल लॉ का कन्वर्स स्टेटमेंट देखें तो पास्कल लॉ कहता है इन ए स्टैटिक फ्लूइड when the pressure is transmitted equally in all direction. In a static fluid pressure is transmitted equally in all direction, यानी कि कन्वर्स स्टेटमेंट है कि इन ए स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लूइड हमारा किसी कंटेनर में फिल है, ठीक, अगर कोई पॉइंट हम सेलेक्ट कर लिए 1 और यहाँ पॉइंट सेलेक्ट कर लिए 2, मान लो पॉइंट 1 पे फ्लूइड का प्रेशर जो है P1 कितना है 2 है, 2 मेगापास्कल। वो पॉइंट 2 पे एट पॉइंट 2 फ्लूइड प्रेशर कितना है मान लो 4 मेगापास्कल है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इस फ्लूइड को के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं इस फ्लूइड को। मान लो कोई प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर से कोई प्रेशर लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं फ्लूइड को, मान लो एक्सटर्नली, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो बाहर से हम लगा रहे हैं उसका 2 MPa है, 2 मेगापास्कल है। तो जो हम प्रेशर लगाएं एक्सटर्नली 2 मेगापास्कल वो इक्वली ट्रांसमिट होगा पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे। इसका मतलब ये हुआ अगर पॉइंट 1 पे प्रेशर 2 MPa है तो एट पॉइंट 2 जब हम पुश करेंगे फ्लूइड को तो 2 + 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा 4 MPa हो जाएगा। यानी कि दिस प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल पॉइंट, यानी क्या होगा तुम्हारा जो 2 MPa प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड होगा पॉइंट 1 पे भी पॉइंट 2 पे भी। यानी कि अगर पॉइंट 2 पे प्रेशर की वैल्यू अगर 4 MPa थी तो ये 4 + 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 MPa हो जाएगा। यानी कि ये प्रेशर यहाँ भी ट्रांसमिट हो रहा और पॉइंट 1 पे भी ट्रांसमिट हो रहा है। यानी कि यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रेशर की 4 MPa और यहाँ कितनी हो जाएगी 6 MPa। तो यानी कि कन्वर्स स्टेटमेंट है पास्कल लॉ का कि इन स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। और जनरल स्टेटमेंट क्या था पास्कल लॉ का, फर्स्ट वाला कि इन ए स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो देयरफॉर वी कैन से दैट प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे प्रेशर होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, हम जानते भी हैं
प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फार्मूला क्या है -1 T-2। और प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस होता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर ही पढ़ लें हम लोग। प्रेशर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। मान तुम्हारे पास कोई मेंबर है या कोई बॉडी है, मान लो कुछ लेंथ की है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं एक फोर्स एफ को। अगर 3D फिगर बनाएंगे तो किस तरह फिगर बनेगा, 3D डायग्राम इसमें है बॉडी का, तो देख रहे हैं सही से बना। देखो फोर्स एफ लगाएं, इस पर लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है मान लो इस बॉडी के। इसके ऊपर जो फोर्स लगाए हैं वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि एक्सटर्नली हम अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, इस मेंबर एल लेंथ के मेंबर पे। जब हम फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी में क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा, एक्सटर्नल फोर्स है। और मान लो दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस एरिया, दिस फोर्स इज एक्टिंग ये फोर्स है किस एरिया पे एक्ट कर रहा है, ये वाला एरिया, मान लो उसका एरिया कैपिटल ए है, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे, हम प्रेशर को डिफाइन करें। तो प्रेशर की डिफिनेशन होती है कि प्रेशर इज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्सटर्नल मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ना कि इंटरनल। और नॉर्मल मतलब क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल लगता है फोर्स, सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगा, कभी भी पैरेलल नहीं होगा, ठीक, पैरेलल नहीं होगा, नॉर्मल होगा। तो हम प्रेशर को अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, F/A। F/A क्यों लिखे हैं, क्योंकि F जो तुम्हारा है एक्सटर्नल फोर्स है, नॉर्मल है, और किस एरिया पे एक्ट कर रहा है, इस वाले एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा F/A, ठीक। अब देखो, अगर देखो जब हम एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगाए हैं, F क्या है, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स है। जब हम इस L लेंथ के मेंबर पे एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स F लगाएंगे तो ये बॉडी क्या कहेगी, अपने ये स्टैटिक कंडीशन में रहना चाहेगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन में, क्योंकि F से फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एलोंगेशन होगा, बॉडी की लेंथ चेंज होगी। तो ये अब बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहने के लिए क्या करेगी, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स लगाएगी, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर कोहेशन के कारण। कोई इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स होते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ नेचर, इन्होंने कोहेसिव फोर्स, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नेचर, इन्होंने एडिसिव फोर्सेज। तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेज या इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन के कारण क्या होगा, जो बॉडी होगी हमारी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाए हम एफ के अपोजिट डायरेक्शन में एक सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो अगर हम किसी सेक्शन पे देखें, हम मान के कट कर दिए बॉडी को एक्स के अलावा, और ये बॉडी क्या फिक्स है, मूव नहीं कर रही है, क्योंकि ये बॉडी क्या है, यहाँ इस साइड फिक्स है, यानी कि मोशन क्या है, कांस्टेंट है। बॉडी अगर फ्री होती तो मूव कर जाती, बॉडी मूव होना नहीं चाहेगी, क्योंकि फिक्स्ड है बॉडी, रिस्ट्रिक्टेड मोशन। तो बॉडी क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहना चाहेगी। तो एक्स के अलावा अगर सेक्शन कट करेंगे हम, तो हम देखेंगे ये तुम्हारा क्या लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, और ये सेक्शन क्या कट किए थे, एक्स के अलावा। तो देखेंगे बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, Fi, इंटरनल फोर्स इज डिनोटेड बाई Fi। तो हम कह सकते हैं कि हम मैग्नीट्यूड F का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, मगर उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स के जनरेट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का। अगर स्टैटिक कंडीशन या बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, दीज टू फोर्सेस मस्ट बी सेम। दिस बॉडी विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और स्टैटिक कंडीशन कब रहेगी, जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, Fi इक्वल टू F। देखो अगर हम ये भी Fi भी क्या है, Fi तुम्हारा क्या है, नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल लग रहा, मगर इंटरनल फोर्स है। और कैपिटल F क्या है, यहाँ पे कैपिटल F क्या है, जो कैपिटल F है तुम्हारा वो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने अप्लाई किया, बॉडी ने डेवलप नहीं किया हो, और सरफेस के नॉर्मल लग रहा है, यानी कि बोथ आर नॉर्मल फोर्सेस, बट वन इज इंटरनल एंड अदर इज एक्सटर्नल। देयरफॉर वी कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज प्रेशर एंड व्हाट इज स्ट्रेस।
यानी कि प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, प्रेशर इज नॉर्मल एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि इंटरनल यानी कि स्ट्रेस इज नोटेड बाई सिग्मा, सिग्मा विल बी एफ बाई ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एफ बाई ए हो जाएगा तुम्हारा, और सिग्मा क्या हो जाएगा, एफ बाई ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपन एरिया। मगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एफ आई की मैग्नीट्यूड जो होगा एफ के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं बाई ए स्ट्रेस। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है स्ट्रेस एंड प्रेशर में। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर क्या होता है बेसिक। तो देखो हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है वो वर्क करता है किस प्रेस पर, पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ बता दिया था कि अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड है उससे प्रेशर लगाओगे किसी पॉइंट पे तो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होगा, मगर जरूरी नहीं कि जो प्रेशर है तो थ्रू आउट द लिक्विड वो सेम। वही हमारा पास्कल लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट था। पास्कल लॉ का एप्लीकेशन किया हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। और दूसरा हम लोग पास्कल लॉ का एप्लीकेशन देखे थे जब पढ़े थे तो ब्रेक्स एंड क्लच में देखे थे कि ब्रेक ड्रम था, वहाँ पे हम लोग पुश कर एक्सटर्नल फोर्स लगाए थे तो ब्रेक ड्रम क्या होता उसका रुक गया था, मूवमेंट स्टॉप हो गया था, रोटेशन स्टॉप हो गया था। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पास्कल लॉ के जो एप्लीकेशन है जब हम अप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट में, तो हम देख रहे हैं कि हम कम एफर्ट लगा के ज़्यादा वेट को या हैवी वेट को ईजिली लिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि 10 न्यूटन का सपोज करो 10 न्यूटन का लोड लगा के, फोर्स लगा के हम 50 न्यूटन या 100 न्यूटन के वेट को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल हो गया हाइड्रोलिक प्रेस का। ठीक, अब हम लोग दूसरी डिवाइस देखेंगे, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। देखो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या है, फ्लूइड सिस्टम का पार्ट है, फ्लूइड सिस्टम की डिवाइस है। यानी फ्लूइड सिस्टम मतलब इनवेज पावर जो ट्रांसमिट होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड होगी फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। फ्लूइड यानी फ्लूइड में भी इधर लिक्विड और गैस अंडर प्रेशर होगा कुछ। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज ए डिवाइस which is used for storing the liquid in the form of pressure energy which may be supplied for any sudden or intermittent requirement. Hydraulic accumulator is a device which is used for storing the energy of a liquid in the form of pressure energy which may be supplied for any sudden or intermittent requirement. Hydraulic accumulator is a device which is used for storing the energy of a liquid in the form of pressure energy which may be supplied for any sudden or intermittent requirement. In case of hydraulic lift or the hydraulic crane, a large quantity of energy is required when the lift is moving upward or upward. The stored energy is supplied from accumulator, but when the lift is moving downward, then no external energy is required at that time. Then the energy from the pump is stored in the accumulator. देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर कह रहा है ये ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लूइड की एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर के फॉर्म में फ्लूइड की एनर्जी को स्टोर करेंगे और उस एनर्जी को रिलीज कब करेंगे, जब हमको किसी हैवी वेट को लिफ्ट कराना होगा। तो जहाँ लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब कोई वेट हमको लिफ्ट कराना है तो वेट को लिफ्ट तब हो पाएगा जब जो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होगी हमारे फ्लूइड के पास प्रेशर के फॉर्म में। तो जो एक्सेस एनर्जी है वो सप्लाई करेगा कहाँ, एक्यूमुलेटर। तो एग्जांपल भी लिखा जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक क्रेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन द लिफ्ट और क्रेन इज मूविंग अपवर्ड। यानी कि लिफ्ट और क्रेन जब अपवर्ड मूव करते हैं हमारे, तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमको रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज़्यादा होती है प्रेशर एनर्जी की। तो हमारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करेगा, हमारा प्रेशर एनर्जी को क्या करेगा, वाटर को स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, उसकी प्रेशर एनर्जी स्टोर कर लेगा और जहाँ ज़रूरत होगी वो रिलीज कर देगा, उस एनर्जी को सप्लाई कर देगा। यानी कि जो एक्सेस एनर्जी है फ्लूइड की वो सप्लाई कर देगा ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक, अब लिखा है द एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम एक्यूमुलेटर बट व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड in direction then no external energy is required at that time, the energy from the pump is stored in the accumulator। अब लिखा है कि अगर हमको डाउनवर्ड मूव कर रही लिफ्ट, जब लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड मूव करेगी, मान लो ये लिफ्ट है हमारी डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक, तो जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो जो एक्सेस एनर्जी है वो हमारी फ्लूइड जो है प्रेशर एनर्जी वो स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। फिर सिंपल से एक्यूमुलेटर क्या होता है कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है जो फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को स्टोर करता है और सप्लाई करता है जहां हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है प्रेशर एनर्जी की। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका डायग्राम ही है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का। देखो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का ये डायग्राम हम लोग का,
हम्म, देखो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में क्या क्या डिवाइसें लगी होती हैं। एक स्लाइडिंग रैम होता है ये, स्लाइडिंग रैम। रैम क्या होता है, रैम जिसमें स्लाइड करता है, स्लाइडिंग मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है रैम के अंदर। और जान लो तुम्हारा कोई हैवी वेट रखा है, डब्लू। डब्लू क्या है, कोई वेट है जिसको हमको लिफ्ट कराना ऊपर की ओर, ठीक। और ये कनेक्टेड है किससे, रैम से कनेक्टेड है, क्योंकि रैम क्या करेगा, स्लाइड करेगा तो ऊपर की ओर वेट को ले जाएगा, ठीक। और ये तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है। ये तुम्हारा सिलेंडर है जो सॉलिड सॉलिड हैचिंग मतलब होता है हॉलो सिलेंडर है, ठीक नहीं, तुम्हारा हॉलो सिलेंडर है। अब जो तो फ्लूइड है, कोई फ्लूइड मान लो गैस भी हो सकती है या लिक्विड भी हो सकता है। मान लो यहाँ वाटर है या कोई ऑयल है, फ्लूइड है, वो पंप के थ्रू पंप लगा देंगे यहाँ पे, पंप के थ्रू वाटर को पंप करके इसके अंदर ला देंगे, ठीक। यानी कि हमको लिफ्ट करना है रैम को, वेट को उठाना है, लिफ्ट करना है, तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, प्रेशर एनर्जी की। तो पंप यहाँ लगाए रहेंगे, पंप से वाटर को पंप करेंगे और एक्यूमुलेटर में भेज देंगे। ये एक्यूमुलेटर पूरा ओवरऑल जो है एक्यूमुलेटर है। तो एक्यूमुलेटर में हमारा वाटर जो है स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, उसकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि पंप लगाए हैं हम। जो हाई प्रेशर वाटर है, हाई प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेगा स्लाइडिंग रैम के ऊपर। जब प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेगा तो हमारा जो स्लाइडिंग रैम है अपवर्ड मूव करेगा, तो इजीली वेट क्या हो जाएगा, लिफ्ट कर देगा इजीली वेट को। अब देखो जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा इसका, स्लाइडिंग रैम का जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो एक्सेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो जब ये पुश करेगा रैम हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड को, तो फ्लूइड का आउटलेट में चला जाएगा। आउटलेट मतलब एक रिजर्वायर होगा जहाँ वाटर जो है या फ्लूइड जो स्टोर हो जाएगा आउटलेट में। तो ये तुम्हारा बेसिक डायग्राम है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का। यानी कि तुम्हारा वाटर यहाँ से आ रहा, पंप किए तो इसकी एनर्जी इंक्रीज की, उन्होंने ये हाई प्रेशर से पुश किया उसके ऊपर, वो स्लाइडिंग रैम पर ऊपर गया। और फिर जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा इसका तो जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है बाहर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर हो गया। और हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट जो सिलेबस में है। हाँ एक चीज़ और देख लो, ये कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक फार्मूला होता है। देखो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल हम जानते हैं। तो मान लो एल डिस्टेंस तक जो हमारा रैम है मूव किया है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ एल। यानी कि हमारा जो रैम है वो कहाँ ऊपर, देखो यहाँ बना है फिगर, जो हमारा जो रैम है ऊपर की ओर गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ऊपर की ओर, एल डिस्टेंस हमारा मूव किया हमारा रैम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल का। और हमारा जो प्रेशर फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा, क्या लग रहा है, प्रेशर इज एक्सर्टिंग ऑन द रैम, तभी हमारा रैम मूव करेगा ऊपर की ओर। तो प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन क्या ऊपर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा। तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का एंगल बनता है तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, एफ डॉट इंटू डी ये होता है। तो एफ डॉट लिखेंगे तो एफ डी कॉस थीटा ये होता है। और थीटा 0 बन रहा है क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक है। तो वर्क डन कितना लिखेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो रहा है, कैपिटल एल हो रहा। और प्रेशर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर फोर्स ही होता है क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया। लेंथ कितना है, एल डिस्टेंस मूव डिस्प्लेसमेंट हुआ तो प्रेशर कितना हुआ, वर्क कितना, प्रेशर एरिया इंटू लेंथ। इसी वर्क डन को बोला जाता है कैपेसिटी ऑफ द एक्यूमुलेटर। तो अगर एग्जाम में प्रेशर पता है हमको, एरिया पता है रैम का, तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कितना है तुम्हारा ए रैम का। तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कितना हमारा कैपेसिटी है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की, मतलब कितने कितना वेट को हमारा वर्क लिफ्ट कर सकता है। ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की प्रिंसिपल और वर्क डन। यानी कि वर्क डन निकालेंगे तुम क्या करेंगे, सिंपल प्रेशर एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपेसिटी हो जाएगा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब जानेंगे हम लोग कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखो देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में हाइड्रोलिक लिफ्ट लास्ट टॉपिक है ये इस यूनिट का।
Hydraulic lift is a device which is used for carrying passengers or goods from one floor to other floor in multi-story building. देखो हमारे सेम जैसा फंक्शन वो था हार्लिक प्रेस का, उसी तरह कुछ इसका ही फंक्शन होगा। इसमें है कि अगर हमको गुड्स को या पैसेंजर्स को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में ले जाना है, लिफ्ट करना है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है उसमें, तो हम हार्डवेयर लिफ्ट का यूज़ करते हैं। देखे भी हर जगह ये है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, हम फ्लूइड के प्रेशर का यूटिलाइज करते हैं लिफ्ट करने में, यानी कि हम फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को यूज़ करते हैं हम हैवी वेट को, यानी गुड्स वगैरह को या पैसेंजर्स को लिफ्ट करने में ऊपर की ओर। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरा होता है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, सस्पेंडेड और एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है। देखो ये तुम्हारा फिगर है डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ये वाला, ठीक। तो इसमें देखो क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए रैम स्लाइडिंग रैम इन ए फिक्स्ड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। एट द टॉप ऑफ द स्लाइडिंग रैम a cage on which the cage means the passengers on which goods or may be placed fitted. The liquid under pressure flows into the fixed cylinder. The liquid exerts force on the sliding ram is moved vertically and thus raises the cage to required height. The cage is moved on the downward direction by removing the liquid. The cage is moved downward direction by removing the liquid from the fixed cylinder। देखो सिंपल प्रिंसिपल है इसमें, इसका भी वही कि हम क्या करेंगे, मान लो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में एनर्जी स्टोर्ड है, वहाँ से एनर्जी को सप्लाई करेंगे कहाँ, हम इस वाले सिलेंडर में, कि इसमें क्या लगा तुम्हारा ये स्लाइडिंग रैम। स्लाइडिंग मतलब स्लाइड कर रहा है अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा। केज मतलब होता है कि इस फ्लोर एरिया जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं या गुड्स को इसके ऊपर रखे हुए लिफ्ट कराने के लिए केज कराते हैं। मान लो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, तो हमारा वाटर जो है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर से आएगा अंडर हाई प्रेशर। जब आएगा तो ये क्या करेगा, स्लाइडिंग रैम को क्या करेगा, हाई प्रेशर से पुश करेगा, ऊपर की प्रेशर फोर्स लगाएगा P इंटू एरिया का, प्रेशर फ्लूइड का ज़्यादा है। जब हम पुश करेगा हमारे फ्लूइड को तो हमारा स्लाइडिंग रैम जो होगा वो ऊपर की मूव करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से हम पुश कर रहे हैं, तो स्लाइडिंग रैम क्या करेगा, ऊपर की मूव करेगा। तो ऊपर की मूव करेगा तो इजीली कोई भी चीज़ लिफ्ट हो जाएगी, ठीक। अब देखो अगर हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा, जब लिफ्ट का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो लिफ्ट का रैम क्या करेगी, उस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाएगी। जब फ्लूइड को पुश करेगा हमारा रैम स्लाइडिंग रैम, तो क्या जो हमारा फ्लूइड जो है इस सेक्शन के थ्रू क्या आ जाएगा, फिर से एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल वर्किंग है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है। तो ये तुम्हारा सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट का फिगर है, तो देखते हैं इसमें क्या है। इट इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ये दो सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट है। और इट कंसिस्ट ऑफ ए केज विच पर्सन्स में स्टैंड और गुड्स में बी प्लेस्ड, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर रोप, A jigger consisting of a fixed cylinder, sliding ram, and a set of two pulley blocks is provided at the foot of the hole of the cage. One of the pulleys is movable and other is fixed one. The end of the sliding ram is connected to the movable pulley. A block wire rope in the fixed rate and the other end is taken around all the pulleys of the movable and fixed block. Finally, over the cage is suspended from। हाँ देखो इसमें जो होता है तुम्हारा पुल्ली अरेंजमेंट होता है, वायर एंड रोप लगा होता है, पुल्ली अरेंजमेंट पे वर्क करता है। एक पुल्ली फिक्स होती है, दूसरी मूव करती है। और तुम्हारी स्लाइडिंग रैम है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर फिल होगा, स्लाइड करेगा, वो रैम स्लाइड चलेगी तो उसको पुश करके ऊपर ले जाएगी। तो ये सिंपल मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म जो होती है वो हम लोग यूज़ किए थे, रैम वगैरह यूज़ किए थे। सिंपली स्लाइडिंग रैम थी, सिलेंडर थी। इसमें क्या होता है, केवल वायर लगा होता है, गाइडिंग पुली लगी है रोटेशन के लिए। ये मूवेबल पुली होती है, एक फिक्स्ड पुली होती है, जिसकी वजह से हमारा जो हैवी वेट है उसको लिफ्ट करते हैं हम, ठीक। तो ये दो डायग्राम है सिंपल हाइड्रोलिक लिफ्ट के, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट थी और दूसरा सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट थी। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है यूनिट 3 का, जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक थे।
एक चीज़ अभी हम लोग देखना पड़ेगा, पास्कल लॉ में एक चीज़ छूट गई है, समझ लो। पास्कल्स लॉ में इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो पास्कल लॉ में क्या किए थे हम, क्या किए थे, स्मॉल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाए थे, मान लो 20 न्यूटन का जस्ट, और क्या कहते हैं, ये मान लो जो वेट है इसको हम लिफ्ट कर रहे हैं। हैवी वेट क्या होता है, मान लो 200 न्यूटन का वेट जो है इजीली लिफ्ट हो गया था। तो अब हम इसका मैकेनिकल जब यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, यहाँ एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे, हमें मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 11-12 में पढ़ा भी होगा। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, यानी कितना लोड लिफ्ट हुआ हमारा, एफर्ट मैंने कितना लगाया। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज तो कितना होगा, लोड कितना लगाया था, लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड कितना लिफ्ट हुआ हमारा, 200 न्यूटन का लोड लिफ्ट हुआ, और एफर्ट कितना लगाया, 20 न्यूटन। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालो कितना आएगा, 10। ठीक, एफिशिएंसी नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट डिफाइन करते हैं इसके लिए हम। अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि जस्ट 20 न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं और 200 न्यूटन का वेट लिफ्ट हो जा रहा। तो ये कहीं वायलेशन नहीं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं ना कर रहा कहीं, क्योंकि कम एफर्ट लगाने पे हमको ज़्यादा वो मिल रहा है, ज़्यादा वेट लिफ्ट हो रहा। तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को या पास्कल लॉ को वायलेशन नहीं ना है, ये पॉसिबल है कि नहीं, मगर देखो पॉसिबल है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं ना हो रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, देखो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, देखो वर्डन क्या होता है, वर्डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अगर हम वर्क डन निकालें, मान लो तुम्हारा जो स्मॉलर फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एफ है, और जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ स्मॉल एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, और जब हम वर्क डन निकालेंगे हैवी वेट का, तो हैवी वेट का वेट कितना डब्लू है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना डिस्टेंस मूव किया, मान लो स्मॉल वाई। तो बोथ द वर्क जो होना चाहिए, वर्डन दोनों का सेम होना चाहिए, तो एफ इंटू एक्स है, दोनों वर्डन सेम है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, तो एफ इंटू एक्स इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। देखो हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए थे यहाँ पे, और यहाँ कितना लगा वेट लिफ्ट हुआ, मान लो 100 न्यूटन का वेट लिफ्ट हुआ। ठीक, देखो दोनों फोर्स की वर्डन सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए थे और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो 5 का हुआ, तो टोटल वर्डन कितना हुआ, 50 हुआ फॉर फोर्स एफ के लिए। ठीक, ठीक, तो यहाँ 50 न्यूटन आया। ठीक, 50 आया वर्डन। ठीक, तो देखो अब ये वर्क 50 आया, तो ये भी वर्क कितना होना चाहिए, 50 के इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों बैलेंस होगा। तो 50 के इक्वल कब होगा, जब वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 होगी, तभी 50 आएगा, तभी दोनों वर्क क्या होगा, सेम होगा, 50-50 सेम होगा दोनों जगह। यानी कि हम देख रहे हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, और दूसरे यहाँ कितनी है, 0.5 है। यानी कि जो हम स्मॉलर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं उसमें जो डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा हो रहा है, और जो हैवी वेट है वो कम हाइट तक लिफ्ट कर रहा है, यानी कि ज़्यादा हाइट नहीं लिफ्ट हो रहा है। यानी कि हम जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाए हैं बाई अप्लाइंग स्मॉलर फोर्सेज, देख रहे हैं ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, यानी कि सॉरी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, 5 मीटर है मान लो स्मॉलर फोर्स का, मगर जो हैवी वेट है जो डब्ल्यू है, मान लो कितनी वैल्यू उसकी 100 न्यूटन, उसका डिस्प्लेसमेंट कितनी 0.5 है। यानी कि जो वेट लिफ्ट करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, और जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे स्मॉलर मैग्नीट्यूड का उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो टोटल दोनों साइड वर्क डन जो होगा सेम होगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो एक कम बढ़ रहा और एक ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पे तुम्हारा वायलेशन नहीं हो रहा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए तो यहाँ कोई भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होगा। वायलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स मैंने लगाया एफ का तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा,
तो वर्डन दोनों साइड सेम रह रहा, तो एक में फोर्स लगाया, ज़्यादा वेट लिफ्ट करिए मगर उसका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। वेट तो ज़्यादा लिफ्ट हो रहा है मगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, उसका यानी कि ज़्यादा हाइट तक नहीं लिफ्ट होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होगा यहाँ पे हमारा। ठीक, और एक टॉपिक लास्ट में छूट गया था फ्रेफम में, फ्रॉम विस्कोसिटी का, कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट कर देते हैं, हम लोग जानते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अदर एडजेसेंट लेयर। मतलब क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करती है हमारे जो फ्लूइड की लेयर है, एक फ्लूइड की लेयर दूसरी फ्लूइड की लेयर को, यानी कि फ्लो होने से रोकती है। जैसे अगर कोई फ्लूइड लेयर यहाँ है हमारी, मतलब कि ये तुम्हारी फ्लूइड लेयर है, और दूसरी फ्लूइड लेयर क्या करेगी, यहाँ ये है दूसरी फ्लूइड लेयर हमारी, तो जान लो हम कोई फ्लूइड हमारा मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये वाली फ्लूइड लेयर क्या करेगी, इस वाली फ्लूइड लेयर को अपने साथ ले जाना चाहेगी, नीचे वाली लेयर को, और नीचे वाली की लेयर क्या करेगी, इस वाले फ्लूइड लेयर को रोकना चाहेगी, यानी कि रिटार्ड करने की कोशिश करेगी, इस वाले फ्लूइड को एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी, ऊपर वाली लेयर हमारी नीचे वाली लेयर को, यानी कि एक लेयर दूसरे लेयर को रोकेगी। ठीक, तो विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस अफोर्ड बाई वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर एडजेसेंट लेयर। मान लो तुम्हारे पास कोई सरफेस है हमारा, ये हमारे क्या सरफेस है, इसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा, तो अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रा कर देंगे, बताया था, तो वो मान लो कोई फ्लूइड लेयर यू है, ये इस तरह की फ्लूइड लेयर है, ये एडजेसेंट मतलब एक लेयर ये तुम्हारे लिए, इसकी एडजेसेंट में ये लेयर है, तो इस लेयर की वेलोसिटी मान लो यू है, इसकी मान लो यू प्लस डी यू है, एक लेयर की वेलोसिटी दूसरे लेयर की स्पीड में ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन वेलोसिटी इंक्रीजिंग, क्यों इंक्रीज कर रही है, देखिए मोमेंटम डिफिसिटी भी ऐसे फ्लूइड के, तो हम देख रहे हैं कि इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी की फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे वाली कम है, तो ऊपर वाली फ्लूइड की लेयर नीचे वाली फ्लूइड की लेयर क्या करेगी, अपने साथ एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी, ले जाना चाहेगी, मगर वो नीचे वाली फ्लूइड लेयर ऊपर वाली फ्लूइड लेयर को क्या करेगी, रोकना चाहेगी, रिटार्ड करना चाहेगी उसके मोशन को। तो विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर एडजेसेंट लेयर। जैसा हमारा फ्रिक्शन में दो सॉलिड सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन लगता है, तो हम फ्रिक्शन कम क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन लगता है फ्रिक्शन, अगर दो सॉलिड लेयर है तो ड्राई फ्रिक्शन है, कूलॉम फ्रिक्शन हम लोग बोलते हैं। तो कोई बॉडी मूव करे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो मोशन का अपोज करता है। सेम जैसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन इन सॉलिड बॉडी में, उसी तरह यहाँ पे कौन रोल प्ले करता है, विस्कोसिटी रोल प्ले करती है लिक्विड में, यानी कि लिक्विड में विस्कोसिटी रोल प्ले करेगी, यानी अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसको मूवमेंट को रोकेगी, रेजिस्टेंस ऑफर करेगी दो फ्लूइड लेयर के बीच में, तुम्हारा वो विस्कोसिटी होगा। फ्रिक्शन क्या करता है सॉलिड बॉडी में, हमारा मूवमेंट को रोकता था। तो फ्रिक्शन को म्यू से एफ अगर देखा जाए, इसको विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या होते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी पहला है, डायनेमिक विस्कोसिटी, फिर तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी, चार नाम थे इसका। ठीक, तो तुम्हारा हो गया विस्कोसिटी का डेफिनेशन। और देखो एक चीज़ याद रखना है कि जो वाटर की विस्कोसिटी होती है वो 50 टाइम्स ऑफ एयर होती है, 50 टाइम्स ऑफ एयर होती है, यानी कि वाटर की जो विस्कोसिटी होगी वो 50 टाइम्स होती है एयर की विस्कोसिटी के। ठीक, अब एक चीज़ और है कि जो हम लोग न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी पढ़े थे, उसमें टाउ जो होता है, शेयर स्ट्रेस जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस के रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन किया वेलोसिटी ग्रेडियंट का डी अपॉन डी वाई का। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, डी अपॉन डी वाई। तो ये न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई होता है। ठीक, अब म्यू की ही बोलती है विस्कोसिटी, म्यू की बोलती है विस्कोसिटी, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकेंड और पास्कल सेकेंड। ठीक, और फिर एक यूनिट हम लोग पढ़े थे पॉइज, यानी कि 1 पॉइज की जो वैल्यू होती है वो 0.1 kg पर मीटर सेकेंड। ये तुम्हारी हो गई सब
विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी जो होती है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है, यानी कि हम एक होती है काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। काइनेटिक विस्कोसिटी के न्यू से नोट करते इसकी यूनिट क्या आती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, म्यू अपॉन रो को बोलते हैं हम लोग। मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट डायमेंशनल फार्मूला के अंदर थी, L2T-1 था। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के स्टेटमेंट हम लोग क्या देखे थे कि शियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के, या रेट वेलोसिटी ग्रेडियंट के। जैसा हम लोग पढ़े थे कि हुक्स लॉ में कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए थे तो एक कांस्टेंट आया था जिसको हम ई बोले थे, और ई को ही बोला जाता है कैपिटल ई को यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। सिमिलरली इन सॉलिड मैकेनिक्स हम लोग ये पढ़े थे, और फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे हम लोग देख रहे हैं कि टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की, कि हम यहाँ रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, ना कि सिंपल एंगुलर डिफॉर्मेशन की। तो टाउ हटाए थे तो एक कांस्टेंट आया था जिसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सेम यानी कि जैसा काम तुम्हारा फ्लूइड का सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़े थे, वहाँ स्ट्रेस था, यहाँ शियर स्ट्रेस था, वहाँ स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था स्ट्रेस हमारा, यहाँ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल स्ट्रेस हमारा। क्योंकि यहाँ हम रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि फ्लूइड में क्या होता है कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता रहता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, हाउएवर द स्मॉलर शियर फोर्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है पूरा जो एफएम में हम लोगों ने पढ़ा था। जितने भी टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 5 में पढ़ेंगे, यूनिट 4 पढ़ेंगे। उसमें लिमिट फिट टॉलरेंस है, मेकाट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम है और कैम्स वगैरह पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लोज करते हैं।